जो इस बात पे ध्यान नहीं रख पाएगा या इस बात को नहीं समझ पाएगा एग्जाम में कि सॉल्ट का नेचर कैसा है। अगर सॉल्ट के नेचर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो सवाल गलत हो जाएगा। जिनका भी पीएच 7 या 7 के बिल्कुल आसपास होता है ना, वो लिटमस टेस्ट नहीं देते हैं। तो ये उम्मीद मत करना कि यहाँ पे लिटमस टेस्ट होगा, है ना। आशुतोष समझ आ रहा है बेटा? रिवाइज करके आया ना क्लास में? क्लियर हो रहा है पक्का? तो एग्जाम्पल उसी का ही है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में सवाल बहुत आसान आते हैं, बस हमें ढूंढना आना चाहिए, क्योंकि हर एक टॉपिक में अलग अलग फॉर्मूले हैं और हर एक टॉपिक के अंदर वीक एसिड, वीक बेस, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। हेलो 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 हाँ जी बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोग केस नंबर 1 और केस नंबर 2 को डिस्कस कर चुके थे। आज से हम केस नंबर 3 को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो हेडिंग लगाएंगे कॉपी के अंदर केस नंबर 3, राइट। चलिए, तो केस नंबर 3 कैसा है? केस नंबर 3 है कि अगर अपन वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट बनाए, तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जो सॉल्ट बना हो वो वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर के बना हो। आप इसकी हिंदी उम्मीद करता हूँ समझते होंगे। दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल से बना हो। दुर्बल क्षार एवं प्रबल अम्ल से बना हो, ठीक है। इस प्रकार से अपन देखेंगे। तो लेट्स सी क्या होगा इसके अंदर। इसका एग्जाम्पल कोई बच्चा इमेजिन कर सकता है क्या दिमाग में, कि आपके पास कोई एक आप ऐसा कोई सॉल्ट देखें जिसका अम्ल तो बहुत मजबूत हो और जिसका क्षार जो है वो कमजोर हो। क्या आप सोच पाएंगे ऐसा? एक सेकेंड, जस्ट थिंक। हाँ सर, सोच पाएंगे ना। जैसे NH4Cl है फॉर एग्जाम्पल। तो NH4Cl को देख करके ही समझ में आता है कि NH4 अमोनिया, तो अमोनिया कैसा हो गया? वीक हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्षार कैसा हो गया? दुर्बल हो गया। और Cl कहाँ से आया होगा? Cl आया है HCl से, प्रबल से आया है। मैं ये बोला था कि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास 2 बार आता होगा। एक बार तो जब क्वांटल लेक्चर स्टार्ट होता होगा तब आता होगा, दूसरी बार जब वापस से नॉर्मल लाइव स्टार्ट होता है। तो क्या आपको नोटिफिकेशन मिलता है टाइम पे एप्लीकेशन से? रेज योर हैंड्स। सबको एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन मिल जाता है? ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो क्या आप ऐसा कोई एक और एग्जाम्पल दिमाग में सोच सकते हैं? सोचो, जहाँ पे आपके पास वीक बेस हो और स्ट्रॉन्ग एसिड हो। क्या ऐसा कोई और एग्जाम्पल हमारे दिमाग में आ पा रहा है जहाँ पे हमारा बेस वीक हो और एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग हो? क्या हम ऐसा कोई और एग्जाम्पल सोच पा रहे हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट। नहीं सोच पा रहे? लगाओ दिमाग लगाओ, क्योंकि देखो एग्जाम में सवाल में सबसे ज़्यादा दिक्कत उसी बच्चे को आएगी जो इस बात पे ध्यान नहीं रख पाएगा या इस बात को नहीं समझ पाएगा एग्जाम में कि सॉल्ट का नेचर कैसा है। अगर सॉल्ट के नेचर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो सवाल गलत हो जाएगा, है ना। जैसे आपके पास ऐसा आ जाए C6H5NH3 पॉजिटिव Br-, ये किस प्रकार का सॉल्ट होगा बेटा? आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर ये जो पार्ट आया है ये दुर्बल क्षार से आया है और ये Br जो आया है वो HBr से आया है, प्रबल अम्ल से आया है। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन आपको दिमाग में रखने, क्योंकि एग्जाम में बेटा डायरेक्ट सवाल आएगा, डायरेक्ट सवाल आएगा। और जब डायरेक्ट सवाल आएगा तो आपको 100% आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, अदरवाइज आप फॉर्मूला गलत लगा के आओगे, कंसेप्ट गलत लगा के आओगे और गलती हो जाएगी, ठीक है। मैंने आपको एक बात बताई थी कल की क्लास में, क्या आपको याद है कि ऐसे केस में जब जो दुर्बल होता है उसका विद्युत अपघटन होता है, उसके आयन का विद्युत अपघटन होता है। तो यहाँ पे दुर्बल कौन है? क्षार है। क्षार का आयन कौन सा है? पॉजिटिव है, देखो आप। तो इस पॉजिटिव आयन का यहाँ पर क्या होगा? जल अपघटन होगा। तो A+ का अपघटन हुआ जाएगा, यहाँ पर A+ का अपघटन होगा। और अगर आप ऐसे लिंक करना चाहते हो कि सर वो वीक बेस में से आया है, तो आप इसको B+ भी बोल सकते हो, मुझे कोई टेंशन नहीं। आप बेस के साथ में अगर B लेना चाहो तो B+ भी बोल सकते हो। पर याद रखना है कि जो दुर्बल है उस दुर्बल से जो आयन आया है होगा उसी आयन का अपघटन। कैसे होगा बेटा? दिमाग लगाएं। B+ जो है वो पानी के साथ मिलेगा, पानी के साथ मिलकर के क्या लेगा? उसका H+ लेगा, सॉरी OH लेगा, तो BOH बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से साथ में H+ बनेगा। अब एक बात बताओ, जिस प्रकार का जल अपघटन हो रहा है बेटा, उस जल अपघटन में क्या बन रहा है? H+ बन रहा है। मतलब जो विलयन होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी?
जो विलयन बनेगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, जो विलयन बनेगा उसकी प्रकृति अम्लीय होगी, जो विलयन बनेगा उसकी प्रकृति अम्लीय होगी। जैसे लास्ट केस में क्या हो रहा था आपको याद है, प्रकृति क्षारीय आ रही थी, यहाँ प्रकृति कैसी आएगी, अम्लीय आएगी, नोट कर लीजिए। अब वही 3 फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा, वो 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और उन्हीं 3 फॉर्मूले पे आपको सवाल करने हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, के एच का, रिवाइज करके आए हो कि नहीं आए हो। यहाँ के एच क्या होगा, के डब्ल्यू अपॉन के बी। भाई क्षार का हो रहा है ना अपघटन, तो क्षार नीचे आ रहा है, देख लो यहाँ पे, ऐसे आप याद रख सकते हो। एच क्या होगा, एच होगा यहाँ पे अंडर रूट के एच बाई सी, ये दूसरा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। पर जैसे मैंने बताया ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब एच का मान 0.1 से कम हो, जब एच का मान लेस देन 0.1 होगा तो ही आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले को लगाने से बचें, अदरवाइज ये फॉर्मूला ना लगाएं। और आपके केस में यही होगा, है ना, आपके केस में ये होगा। फॉर्मूले जरूर से लिख लेना अपनी नोट्स कॉपी के अंदर, एग्जाम के दिन, एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करके जाना, उसके बिना बात नहीं बनेगी, जस्ट रिवाइज दैट। ओके, अब पीएच का फॉर्मूला याद कर लें, जो अपने आप में याद करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलो कर लेते हैं। पीएच के फॉर्मूले में क्या क्या आता है सोचो। पीएच के फॉर्मूले 1/2 होगा, पी के डब्ल्यू होगा माइनस, यहाँ पे बेस है ना, तो पी के बी होगा माइनस लॉग सी होगा। मैं इसमें ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता, यू हैव टू लर्न, मीन्स यू हैव टू लर्न, ये आपको याद करना है सभी केसेस के लिए, सभी कॉम्बिनेशन के लिए आपको इसको याद करना पड़ेगा। जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है उन सभी के लिए आपको याद करना पड़ेगा, जस्ट नोट इट डाउन। बस उसी बात को याद रख लेना जो मैंने बताई थी। न्यूमेरिकल आएगा तो कर लेंगे, न्यूमेरिकल टफ नहीं आता है, इसके ऊपर पता है आपको, तो जब न्यूमेरिकल आए तो आराम से बन जाएगा। अपन ने कल एक न्यूमेरिकल किया ही था, उस टाइप का आएगा, बस पहचान लेना। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, दिक्कत नहीं होगी कुछ भी करने की, इसमें सवाल बहुत आसान बनेंगे, बट होगा क्या कि हम पहचानने में ही गलती कर देंगे तो सवाल भी गलत हो जाएंगे। पहचानेंगे नहीं कि सॉल्ट कैसा है, जी सॉल्ट का नेचर देख करके आपको फॉर्मूले का आइडिया लगेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस अगर किसी चीज़ की इस चैप्टर में करनी चाहिए तो वो इस चीज़ की करनी चाहिए कि सॉल्ट का नेचर कैसा है। सॉल्ट का नेचर का पता तब चलेगा जब आपको ये पता होगा कि दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार, ये बहुत अच्छे से टेबल बना करके, जैसा अपन ने फर्स्ट क्लास में देखा था, वो सब आपको रिवाइज करके रखना है ना, इट्स कंपल्सरी फॉर यू। चलो अब लास्ट केस क्या होगा, पर ऑलमोस्ट सारे केस कर चुके हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग ले चुके हैं, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक, फिर एक वीक एक स्ट्रॉन्ग, ये भी कर चुके हैं। अब लास्ट केस बनता है दोनों ही वीक हो, तब हम क्या करेंगे ना। तो चलिए लिखेंगे केस नंबर 4, केस नंबर 4, केस नंबर 4 है कि वीक ही एसिड हो और वीक ही बेस हो, ऐसा कोई सॉल्ट आपको सोचना है। एक ऐसे सॉल्ट के बारे में आपको सोचना है जो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर के बना हो, दुर्बल अम्ल, अम्ल भी दुर्बल हो एवं क्षार भी दुर्बल हो, ऐसा सोचो, दिमाग में लेके आओ। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है, कोई सॉल्ट आ रहा है दिमाग में? सोचो सोचो, मैं बता दूंगा, मैं तो बता ही दूंगा एट द एंड, आपको सोचना है कैसा कोई सॉल्ट आ रहा है दिमाग में। दुर्बल अम्ल लेते हैं CH3COH और दुर्बल क्षार ले लेते हैं NH4OH, इनको मिला दो, ये लो, ये जो सॉल्ट बन रहा है ये सॉल्ट दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर के बना है। ऐसे सोचना पड़ता है ना, सोचने का तरीका आपको हमेशा अच्छा रखना पड़ेगा, फुल अटेंशन के साथ। ठीक है, ओके। अब इसमें किसका जल अपघटन होगा, मतलब किसका जल अपघटन होगा, सोचो। सर इसके अंदर तो दोनों ही वीक हैं भाई साहब, ये भी वीक है, ये भी वीक है, तो इसका भी जल अपघटन होना चाहिए। ये भी वीक है तो इसका भी जल अपघटन होना चाहिए। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, इसके अंदर दोनों का जल अपघटन होगा। आशुतोष समझ आ रहा है बेटा, रिवाइज करके आए हो ना क्लास में, क्लियर हो रहा है पक्का? ठीक है, देखो
इसमें A माइनस और B प्लस दोनों का ही जल अपघटन होगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि दोनों ही क्या हैं, वीक हैं। तो जब दोनों ही वीक होते हैं तो दोनों का जल अपघटन हम लोगों को कंसिडर करना पड़ता है। या फिर आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो कि जो A माइनस है एक्वस फॉर्म में उसका भी होगा, जो B प्लस है एक्वस फॉर्म में उसका भी होगा, और जल अपघटन होने के लिए पानी चाहिए। एक बार के डायरेक्शन E के डायरेक्शन में दिखा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो A के साथ जुड़ जाएगा OH और B के साथ जुड़ जाएगा, A के साथ जुड़ जाएगा H और B के साथ जुड़ जाएगा OH। तो दोनों का जल अपघटन ऐसे केस में आपको देखने को मिलेगा। वापस से वही 3 फॉर्मूलों की आपको जरूरत पड़ेगी इसमें, KH, H और PH। तो KH का फॉर्मूला क्या होगा? अभी तक क्या होता था सोचो। KH के फॉर्मूले में जब अपन बेस को वीक लेते थे तो यहाँ पे Kb आता था। जब हम एसिड, मैं आपको याद भी करवा रहा हूँ साथ साथ, जब हम एसिड को वीक लेते थे तो यहाँ पे K आता था। इस बार दोनों ही वीक हैं तो क्या होना चाहिए? दोनों ही वीक हैं तो Ka भी आएगा और Kb भी आएगा। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। H का फॉर्मूला, H का फॉर्मूला होता है अंडर रूट KH अपॉन 1 प्लस अंडर रूट KH। ये थोड़ा डिफरेंट है तो इसको डिफरेंट तरीके से ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। पीएच के फॉर्मूले में याद रखें एसिड पॉजिटिव और बेस नेगेटिव। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, एसिड पॉजिटिव बेस नेगेटिव, एसिड पॉजिटिव बेस नेगेटिव। तो पीएच का फॉर्मूला होगा एसिड पॉजिटिव मतलब PKW, तो ऐसे कैसा एसिड पॉजिटिव PKA पॉजिटिव और PKB नेगेटिव। ऐसे याद करना है। सर इसमें सांद्रता नहीं आया, जरूरत ही नहीं पड़ती, मतलब ये सांद्रता पे निर्भर नहीं करता। तो इसमें एक अलग से बात और है याद रखने के लिए कि इसके केस में आपको सांद्रता की जरूरत नहीं पड़ेगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। जैसे हर बार क्या आ रहा था, log C आ रहा था, देखा आपने, जैसे यहाँ पे log C आ रहा था ये रहा, तो प्रारंभिक सांद्रता की जरूरत पड़ रही थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिंपल PKB चाहिए, B माइनस में चाहिए और A जो है वो प्लस में चाहिए। ठीक है, अब याद करने के साथ दिमाग लगा सकते हो, ये बेस है तो बेस मतलब OH माइनस माइनस, ऐसे एसिड H प्लस प्लस, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन का लगाते हैं। एक क्वेश्चन है, आपको pH निकालना है। pH बताना है क्या होगा किसका। 0.5 मोल एक्वस CH3COO माइनस NH4 प्लस का, इसमें Ka की वैल्यू CH3CO के लिए दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, Kb की वैल्यू Kb के सवाल ने दिए कि हाँ अमोनिया की दे रखी 5 इंटू 10⁻⁵, 5 इंटू 10⁻⁵। करिए, ट्राई कीजिए। थोड़ा थोड़ा याद रख सकते हो आप चाहो तो, है ना, इट विल वर्क फॉर यू। चलो देखो, इससे आसान सवाल जीवन में कुछ हो नहीं सकता। मैंने जैसे देखा है इसको, अब आवाज़ आ रही है, ठीक है, मैंने देखा है इसको, देखते हुए समझ में आ गया कि ये एक वीक एसिड से आया है, ये एक वीक बेस से आया है, तो बढ़िया है, वो वाला फॉर्मूला लगाना है। पर उसके लिए अपन को क्या चाहिए, उसके लिए अपन को PKA चाहिए। तो PKA कैसे निकल करके आएगा, PKA होगा माइनस का लॉग KA। तो एसिड के लिए K दे तो रखा है आपको, तो माइनस का लॉग 2 इंटू 10⁻⁵। ऐसे करेंगे, चलिए देखिए। पहली बात तो ये अलग अलग हो जाएंगे दोनों,
तो माइनस का 5 आगे आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 log 10, log 10 1 होता है। और ये जो माइनस का log 2 अलग हुआ है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3, तो 5 माइनस 0.3 ये आ गया आपका 4.7। ठीक है, पी के बी निकालने जाओगे तो वो होगा माइनस का log के बी। तो जब आप माइनस का log के बी निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का log व्हाट अबाउट के बी इज़ 5 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, तो अगेन आई कैन से -5 आगे आ जाएगा तो वही 5 बचेगा सिंपल। और ये जो आपको दिख रहा है, देखो 5 आएगा 10 के साथ, 10 की पावर -5 है ना, तो पहले तो ये अलग अलग होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। तो log 10 की पावर -5 आगे आएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस log 5 चलेगा, log 5 होता है 0.7, तो 5 माइनस 0.7 ये आ गया 4.3। लॉग की कैलकुलेशन तो आनी चाहिए बेटा, है ना, मैंने बहुत बड़े प्यार से आपको इस चैप्टर में धीरे धीरे लॉग की कैलकुलेशन सिखा दी है, तो अब तो आपको लॉग की कैलकुलेशन में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर भी हो रही है तो आपको समय बिताना पड़ेगा। चलिए पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, पीएच हो जाएगा हाफ इंटू के डब्ल्यू। के डब्ल्यू कितना दे रखा है सवाल में, कभी नहीं देगा वो, उसको आपको पता होना चाहिए वो क्यों देगा के डब्ल्यू आपको। अगर के डब्ल्यू भी वो देगा तो फिर क्या मतलब है आपकी केमिस्ट्री पढ़ने का। 14 आपको याद रखना है पी के डब्ल्यू। पी के ए कितना है, पी के ए आपका -5, ठीक है, और सॉरी -5 नहीं है, यह है माइनस, ये है पी के ए पॉजिटिव है, और पी के आपका है 4.7, तो +4.7 -4.3। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है, जो भी आंसर यहाँ से निकल करके आता है लगभग ये आ जाएगा आपका। देखो इन दोनों से बचेगा आपका 0.4 इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 14.4 /2, 7.2 आ गया आपका पीएच। दैट्स आंसर। कितने बच्चों का सही था, गुड। अच्छा, ऐसे में एक सवाल पूछ लूँ कि क्या ये सॉल्यूशन लिटमस टेस्ट देगा क्या, मतलब इस यहाँ से लिटमस टेस्ट आ सकता है क्या। तो देखो जिनका भी पीएच 7 या 7 के बिल्कुल आसपास होता है ना, वो लिटमस टेस्ट नहीं देते हैं। तो ये उम्मीद मत करना कि यहाँ पे लिटमस टेस्ट होगा, है ना, तो ये लिटमस टेस्ट नहीं देगा। ये है लिटमस परीक्षण नहीं देगा। आकाश ठीक है, ओके बेटा। चलो अब एक सवाल करते हैं, उसका जवाब देना। ना नीला से लाल कौन करेगा, है ना, CS3COONA।
सेकंड है CH3COONH4, थर्ड है NH4Cl और BaCl2। चलो देखो इसको। हाँ बेटा, तो सोचा आपने इसके बारे में? हैव यू थिंक अबाउट इट कि कैसे होना चाहिए? सबको आइडेंटिफाई करके आंसर करने की कोशिश करेंगे एक बार फटाफट। चलिए तो शुरू करते हैं। नाउ जस्ट थिंक वन थिंग बेटा, एक चीज़ देखो कि क्या आप आइडेंटिफाई कर पाए क्या? CH3COONA, चेक कर लेते हैं इसको। CH3COONA यहाँ पे क्षार ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया है और ये वीक एसिड से आया है। तो जब इसका अपन अपघटन होगा, इसका CH3COO- का अपघटन होता है तो वो क्या ग्रहण करता है? H ग्रहण करता है और OH बनाता है। तो विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो अगर एसिड वीक है तो क्षारीय विलयन बनता है, और क्षारीय विलयन बनता है तो फिर ऐसे केस में ये लिटमस टेस्ट तो दे नहीं सकता, नीले को लाल नहीं करेगा, ये लाल को नीला कर सकता है, उल्टा कर सकता है। आप उंगली में बता सकते हो कि आंसर थर्ड है वैसे तो, है ना? कितनों का आंसर थर्ड था? बधाई हो, आपके आयोनिक इक्विलिब्रियम के सवाल बनेंगे आपसे एग्जाम में, चिंता मत करना, बस पढ़ के जाना, फॉर्मूला रिवाइज करके जाना, एक भी सवाल गलत नहीं होगा इस चैप्टर का। इधर सेम लॉजिक है। अब इसमें कैसे करेंगे? ये तो वीक है, ये भी वीक है। जब वीक वीक होते हैं तो लिटमस टेस्ट देते ही नहीं है, ये लिटमस परीक्षण देगा ही नहीं क्योंकि दोनों ही वीक है। यहाँ पे BaCl2 के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? BaCl2 के लिए क्या बोलना चाहोगे? अरे सर BaCl2 तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है ना, ये भी लिटमस टेस्ट नहीं देते, इनका पीएच भी 7 होता है। मतलब इसका पीएच तो एग्जैक्टली 7 होता है और इसका पीएच लगभग 7 के आसपास होता है। दिस आई कैन से टू यू। बचा कौन? ये। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये आंसर है, सोचना पड़ेगा। ये किससे आ रहा है? वीक से। ये किससे आ रहा है? स्ट्रॉन्ग से। तो वीक वाले का होता है, तो NH4+ का जल अपघटन होगा तो ये OH को ग्रहण करेगा, ठीक है, ये OH को ग्रहण करेगा, साथ में H+ को छोड़ देगा। हाँ, अब यहाँ पे उम्मीद है कि माध्यम हो जाएगा अम्लीय और ये टेस्ट दे देगा, ये टेस्ट दे देगा। ये आपको PYQ है। तो ऐसे सवाल जेईई मेन के अंदर बतेरे पूछे जाते हैं, आपको आने चाहिए। ओके, चलिए तो बधाई हो, आपका एक और टॉपिक समाप्त होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बफर विलयन। तो हेडिंग लगाएं बफर विलयन। आधी दुनिया बफर विलयन के नाम से परेशान रहती है कि ये क्या ही चीज़ है। हम इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। जस्ट पुट ऑन द हेडिंग बफर विलयन। चलिए देखिए बफर सॉल्यूशन के साथ में क्या कहानी है। बफर के साथ में ये कहानी होती है बेटा कि बफर एक ऐसा स्पेशल सॉल्यूशन होता है जो अपने पीएच में परिवर्तन का विरोध करता है ना। यह एक ऐसा विलयन है जो अपने पीएच में परिवर्तन को अपोज करता है। मतलब इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इसके पीएच में चेंज किया जाए।
राइट। क्या आप एक पीएच विलयन का उदाहरण दे सकते हैं? क्या आप एक पीएच विलयन का उदाहरण दे सकते हैं? मतलब बफर विलयन का, सॉरी, क्या आप एक बफर विलयन का उदाहरण दे सकते हैं? आपके रगों में क्या घूम रहा है टेंशन के अलावा? रक्त, ब्लड। तो ब्लड एक बफर सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर आप इस, मतलब होना क्या है, अगर आप इसमें एसिड मिलाओगे, चाहे आप इसमें बेस मिलाओगे, ये अपने पीएच में चेंज का विरोध करेगा। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि पीएच में चेंज होगा ही नहीं, होता है। जैसे मान लो किसी विलयन का, किसी बफर का विलयन 7 है, आपने उसमें एसिड मिलाया, तो वो 7 से 4 3 2 नहीं होगा। वो क्या होगा, वो ऐसा हो सकता है कि वो आपका 0.2 से कम हो जाए, 0.3 से कम हो जाए, 0.4 से कम हो जाए, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है, पर उससे ज़्यादा नहीं, है ना, उससे ज़्यादा नहीं। क्लियर? देखो इसके बारे में, यह 2 प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार का होता है। एक है इसमें एसिडिक बफर, और एक होता है इसमें बेसिक बफर। जस्ट नोट करो, एसिडिक बफर और सेकंड होता है इसके अंदर बेसिक बफर। चलो आ जाओ, ध्यान सुनो। अब एसिडिक बफर क्या चीज होती है? एसिडिक बफर में वीक एसिड होता है एवं उसका संयुग्मी क्षार होता है, उसी का संयुग्मी क्षार, ठीक है। और जो बेसिक बफर होता है, इसमें वीक बेस होता है एवं उसका संयुग्मी अम्ल होता है। ये कहानी है। अब एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे, नोट कर लो। इसके बाद हेडिंग लगा लो, एसिडिक बफर। अम्लीय बफर, मतलब ठीक है, वो हिंदी भी उसकी वैसी है, तो हिंदी के पीछे ज़्यादा भागने की इसमें लग नहीं रहा मुझे। कौन कौन से पॉइंट्स याद होने चाहिए वो सारे पॉइंट लिख देते हैं अपन एक जगह पे। पहली चीज़ तो ये है कि ये वीक एसिड से बनता है एवं उसके संयुग्मी क्षार से, एवं उसके संयुग्मी क्षार से। चलो बताओ, एक एग्जांपल दूं आपको मैं इसका। जैसे आप CH3COH को CH3COO Na में मिलाओगे तो कौन सा बफर बनेगा? एसिडिक बफर बनेगा। अब आपके दिमाग की बत्ती अलग तरह से जल सकती है यहाँ पे कि सर ये क्या हो रहा है, ये तो वीक एसिड है, ठीक है, तो इसका संयुग्मी क्षार तो CH3COO माइनस होना चाहिए ना, ये Na प्लस कहाँ से आ गया? तो Na प्लस के प्रति इतनी मतलब नफरत रखने की जरूरत नहीं है। CH3COO माइनस आयन में पड़ा थोड़ी रहेगा, उसको कहीं भी प्लस मिलेगा तो अपने आप को जोड़ेगा ना प्लस के साथ। भाई CH3COOH का संयुग्मी क्षार क्या होता है? CH3COO माइनस। अब वो जो CH3COO माइनस है, वो अपने अंदर कहीं से कोई पॉजिटिव तो जोड़ेगा ना, कहीं से कुछ पॉजिटिव जोड़ेगा, वो उसने जोड़ लिया। तो एग्जाम्पल उसी का ही है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में सवाल बहुत आसान आते हैं, बस हमें ढूंढना आना चाहिए, क्योंकि हर एक टॉपिक में अलग अलग फॉर्मूले हैं और हर एक टॉपिक के अंदर वीक एसिड, वीक बेस, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो जितना अलर्ट होकर के आप पढ़ेंगे, जितना चीज़ों को रिवाइज अच्छे से करेंगे, नोट्स बढ़िया बनाएंगे, उतना सवाल सही होने की गुंजाइश ज़्यादा होगी। ठीक है बेटा, चलिए।
और एग्जांपल्स बनाएं क्या अपन? क्या H2CO3 है मान लो आपके पास, और NaHCO3, क्या ये दोनों बफर बना सकते हैं, एसिडिक बफर? सोचिए, बिल्कुल बना सकते हैं सर। जो H2CO3 है, इसमें से H प्लस निकाल दो, क्या बचा? HCO3 माइनस। वो HCO3 माइनस इसका संयुग्मी क्षार है। अब HCO3 माइनस में Na जुड़ जाए तो NaHCO3। पहचान ना आना चाहिए, बस ये कंडीशन है कि ये वीक एसिड होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड बफर नहीं बनाते हैं, लिख लो, चाहे भले ही गोल्डन पॉइंट बना के, कैप्सूल बना के, कहीं भी लिख लो, कहीं भी कैप्सूल बना के लिख लो भले ही। वीक स्ट्रॉन्ग एसिड बफर नहीं बनाते हैं, है ना? तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो बफर नहीं बनाते, ऐसे। ओके बच्चों, और कोई एग्जांपल देना चाहेगा? एक और वीक एसिड दिमाग में आ रहा है, H3PO4, एक H निकल जाए तो सोडियम आ जाएगा, NaHPO3। ये भी वीक एसिड है, ये भी वीक एसिड है। ये सब एग्जांपल्स हैं। ओके, मतलब सर आप ये भी तो कह सकते हो कि दुर्बल अम्ल है और उसके साथ या तो संयुग्मी क्षार है या कोई सॉल्ट है, ये भी तो कह सकते हो। हाँ कह सकते हैं, क्योंकि ये सॉल्ट ही तो है, ये सॉल्ट ही तो है, ये सॉल्ट ही तो है, ऐसे। अच्छा जी, अब बफर के पीएच का फॉर्मूला क्या होता है उसको ध्यान से सुनना। बफर के पीएच का फॉर्मूला होता है pKa, क्योंकि एसिड ने बफर बनाया है, प्लस log S/A। ऐसे आप याद रखेंगे। अब इसमें एसिड क्यों आया? एसिड इसलिए आया, मैं आपको याद करने के लिए हिंट दे रहा हूं हर टॉपिक के साथ में। एसिड इसलिए आया क्योंकि एसिडिक बफर है। अब ये जो आप S देख पा रहे हैं ना बेटा, ये जो S है ये सॉल्ट के लिए है, तो यहाँ पे सॉल्ट की सांद्रता आ जाएगी, जो सॉल्ट है उसकी सांद्रता आ जाएगी। अब और नीचे क्या है? नीचे आपके एसिड की सांद्रता है। अब चिंता की बात नहीं है, दोनों है तो एक ही विलियन के अंदर, तो सांद्रता ना भी हो, मोल दे रखे हो तो भी चलेगा, क्योंकि सांद्रता होता है मोल बटा आयतन। ये डिवाइड नहीं और है, तुम कुछ भी सोच सकते हो, यहाँ पे और है, मोल भी दे रखा हो सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, मोल भी दे रखा हो सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो सॉल्ट अपॉन एसिड आपको मोल भी मिल सकता है, क्योंकि मोल डिवाइड बाय आयतन करके अपन सांद्रता निकालते हैं, और अगर एक ही विलियन में है दोनों चीज़ें सेम हो गई, तो ये आपके पीएच का फॉर्मूला यहाँ पे रहने वाला है। चलो नोट कर लो, नोट कर लो, यहीं कहीं याद कर लो अभी के अभी। अच्छा एक सवाल पूछता हूँ ऐसे, है ना, ऐसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये बफर होगा? कितने बच्चों को लगता है बफर होगा? हाथ ऊपर करना। अच्छा अच्छा, क्या लिखा है? स्ट्रॉन्ग एसिड बफर नहीं बनाते हैं, है ना? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, बफर नहीं होगा। अरे एग्जाम में यही तो होता है, HNO3 NaNO3 बफर होगा? आकर्ष सोच रहा है HNO3 कैसा है, अम्ल है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, यही सोच रहे हो ना? स्ट्रॉन्ग है बेटा, तो HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड बफर नहीं बनाते हैं, तो ये बफर नहीं है, दोनों बफर नहीं। ये इसको मैंने सपोर्ट करने के लिए आपको एग्जाम्पल दे दिया, ये मान लो। और ये जेई को बड़ा पसंद है, ये नीट को बड़ा पसंद है, ये नीट और जेई के फेवरेट चीज़ें हैं, वो पूछते हैं कौन बफर बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, ठीक है? तो इसको पढ़ के जाइएगा एग्जाम के टाइम पे, जस्ट द फॉर्मूलाज एंड दैट्स इट। लिख लीजिए साहब। और ये जो आपने लिखा है ना, इसका कुछ नाम है, ये जो आपने इक्वेशन लिखी है इसको हेंडरसन इक्वेशन कहते हैं।
ये जो इक्वेशन आपने अपने आंखों के सामने देख रहे हो ना, इसका कुछ नाम है। इस इक्वेशन को हेंडरसन इक्वेशन के नाम से जानते हैं। दिस इक्वेशन इज नॉन एज व्हाट? हेंडरसन इक्वेशन। और ऐसे प्रॉपर लिखना हो तो हेंडरसन इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर, आप इसको कह सकते हो। चलिए लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब आएगा सेकंड, बेसिक बफर। क्षारीय बफर। बेसिक बफर कौन बनाएगा? बेसिक बफर बताया था मैंने आपको, दुर्बल क्षार एवं उसके संयुग्मी अम्ल। संयुग्मी अम्ल भी हो सकते हैं, लवण भी हो सकता है, कुछ भी चलेगा। एग्जाम्पल चाहेंगे? दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल पता है आपको? नहीं पता तो दिमाग लगाओ। NH4OH, इसमें से OH माइनस निकल गया तो NH4 प्लस बना, वो NH4 प्लस जाकर Cl से मिल सकता है। तो NH4OH का संयुग्मी अम्ल क्या है? NH4 प्लस। उस NH4 प्लस ने Cl से दोस्ती कर ली, तो आपको क्या एतराज उससे? आपको तो बस ये समझना है ना कि ये दुर्बल क्षार है, साथ में एक उसका सॉल्ट है, दैट्स इट। क्योंकि एग्जाम में इतना सीधा सवाल थोड़ी आ सकता है कि NH4OH प्लस NH4 प्लस, बताइए बफर है कौन सा है, क्या है? तो जेई का पेपर है ना, बिहार बोर्ड का पेपर तो है नहीं। बिहार बोर्ड में भी नहीं आता इतना आसान, तो इतना टफ तो बिहार बोर्ड का तो लेवल कुछ और ही है। खैर छोड़ो, बिहार बोर्ड के बच्चों से धोखा किसी के साथ नहीं होता। उन्हें पता ही नहीं होता है कि कोर्स किस लेवल का है, कंटेंट किस लेवल। कौन कौन बच्चा बिहार से? अभी कोई है बैठा यहाँ पे? कोई है? बताओ। कोई भी नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल। पता है हाथी को, जो हाथी का बच्चा छोटा होता है ना, छोटा भी मेरे से तो बहुत बड़ा होता है, खैर तो छोटा होता है तो उसको क्या करते हैं, पतली सी रस्सी से बांध के खूंटे से बांध देते हैं, तो वो छूटने की कोशिश करता है। छोटा होता है तो नहीं छूट पाता, फिर जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, तो उसको लगता है कि यार ये रस्सी बचपन से मेरे पाँव में है, तो अब तो वो बंधी है वहाँ से, तो अब तो मैं इससे बच ही नहीं सकता, मैं भाग तो पाऊंगा नहीं। वो कोशिश ही नहीं करता है। ये हर जानवर के साथ होता है। आप घोड़े को बचपन से बांध कर वो नहीं भागेगा, भले उसको पता है कि वो भाग सकता है। आपने देखा होगा कभी कुछ जो डॉग होते हैं ना, वो गली में घूमते हैं पतली सी रस्सी के साथ। वो पतली सी रस्सी उनके बचपन की साथी होती है। तो बचपन में पिल्ले होते हैं ना छोटे से, तो उनको बांध देते हैं उससे, फिर उसको ऐसा लगता है कि मैं इस रस्सी से दूर जा ही नहीं सकता, तो वो कोशिश भी नहीं करता है। इंसान भी वैसी चीज़ है, पर इंसान में बुद्धि है, वो इस बात को समझ ले तो उसकी जो भी बाउंड्रीज है उनको ब्रेक कर सकता है। तो आपके साथ भी जीवन में ऐसा होगा, आपको लगेगा कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कभी नहीं किया ज़िंदगी में, तो अब वो हाथी वाली कहानी मेरी याद रखना। आपको लगेगा कि यार अभी क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, इस क्लास से क्या ही हो जाएगा, तो जेई का फर्स्ट अटैम्प्ट याद कर लो। उसमें तुम जो सिलेबस पढ़ के गए थे, तुम्हारे सवाल उसी में गलत हुए थे। जो नहीं पढ़ा उसको तो छोड़ो। खैर मैं तो अभी बात ज़्यादा नहीं बोल सकता कि मेरे पास तो ज़्यादा कुछ बचा भी नहीं है पढ़ाने के लिए, हकीकत नहीं बचा, पर तुम्हारे पास बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो तुम अगर सब कुछ रिवाइज करके ढंग से चले जाते हो एग्जाम देने के लिए, तो रस्सी तोड़ के आनी तुम्हें अपनी, ये चीज़ है। मैं 15 सवाल करूंगा, 15 में से 14 मेरे सही हो जाएंगे। इस अप्रोच के साथ जाओगे ना, परसेंटाइल आएगी 85, 90, 95। मैं 15 सवाल करूंगा, सही मेरे 5 ही होंगे, तो जो 5 सवाल सही हुए वो अलग, जो 10 गलत हुए उनका -10 अलग होगा, टाइम उन्होंने अलग खाया। आपको क्या लगता है एक सवाल गलत होने से बस वो गलत होता है? वो एक सवाल गलत होने से -5 होते हैं आपके, क्योंकि उस सवाल को गलत करने के चक्कर में आपने एक सही सवाल को अटेम्प्ट करने से छोड़ दिया, तो वहाँ आपका नुकसान हो गया, टाइम आपने अपना बर्बाद कर लिया, -1 अलग लेकर के आए। तो एक सवाल को छोड़ देना ज़्यादा सही है गलत करने की तुलना में। हो सकता है आगे एक ऐसा सवाल आपका इंतजार कर रहा हो कि तुम मुझे कर दे, मैं आसान हूँ, पर वो जो गलत सवाल, टफ सवाल था, उसमें तुम लगे रहे लगे रहे लगे रहे, ज़बरदस्ती ईगो के ऊपर ले लिया कि मेरा नाम हर्ष सैनी है, मेरे से कैसे नहीं हो रहा पीएच का सवाल,
मेरे को तो इतना अच्छे से मैंने आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा था, कैसे नहीं हो रहा मेरे से आयोनिक इक्विलिब्रियम, लगा पड़ा है बफर सॉल्यूशन ढूंढ रहा है बैठ करके आधे घंटे तक, 3-4 सवाल गलत हो जाएंगे। आशीष सर ने बोला था आयोनिक के सवाल तेरे से बनेंगे, कैसे नहीं बन रहे मेरे से, कितना गंदा आदमी हूँ मैं, ऐसा नहीं सोचना। मैं कह रहा हूँ बन जाएंगे, इसका मतलब मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ, पर एग्जाम में अगर बफर का सवाल समझ में ना आए तो ऐसे दिक्कत नहीं लेनी है, कोई बात नहीं, आगे कुछ आ जाएगा काम में। हो सकता है इक्विलिब्रियम का, केमिकल इक्विलिब्रियम का सवाल आसान हो सकता है मोल के सवाल आसान हो सकता है ऑर्गेनिक आसान हो सकता है सभी टफ है। तो जब पेपर सबका टफ होता है ना, तो परसेंटाइल कैसे बनती है बताता हूँ। सबका पेपर टफ है। अब एक व्यक्ति मान लो अपने अश्विन को पेपर मिला, अश्विन का पेपर भयंकर टफ है, और एक अदिति को पेपर मिला, उसका पेपर भी भयंकर टफ है। हालांकि दोनों नीट जेई के अलग अलग बच्चे हैं, मैं ऐसे ही कंपेयर कर रहा हूँ। दोनों में से एक बच्चे ने ये सोचा कि टफ है, सबके लिए टफ है, क्या फर्क पड़ता है। मैं तो एक चीज पे ध्यान दूंगा कि पेपर में जितने सवाल अटेम्प्ट करने हैं सही अटेम्प्ट करने हैं, गलती नहीं करनी है, और दिमाग को शांत रखना है। 10 सवाल करके आए भाई साहब एक सब्जेक्ट के अंदर, पर सही करके आए। ऑन द अदर हैंड सेकंड बच्चे ने पैनिक कर लिया, मेरा पेपर टफ आ गया, ऐसा कैसे, बाकी सब का स्कोर कर लेंगे, मेरा क्या होगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा। उसने 15 सवाल अटेम्प्ट किए पर सही केवल 8 ही हैं, तो स्कोर किसका आएगा? जिसने 10 सवाल अटेम्प्ट किए, जिसने ज़्यादा सही सवाल किए। क्योंकि परसेंटाइल का मतलब ही होता है अगर वो पेपर टफ है तो उसका नॉर्मलाइजेशन भी वैसे ही होगा, सबके लिए टफ है। मतलब वो जितने बच्चों ने उस एग्जाम को दिया है, उस पर्टिकुलर शिफ्ट को दिया है, उन सब बच्चों की जब परसेंटाइल कैलकुलेट होती है तो नॉर्मलाइजेशन लगता है। उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आपका पेपर टफ था तो वहां पे 10 सवाल करना आसान पेपर के 15-20 सवाल करने के बराबर होता है। और अगर पेपर आसान आ जाए, आपको दिख रहा है कि आपका पेपर आसान है, तो जस्ट डू वन थिंग कि आपको 100% एफिशिएंसी से पेपर देना है, सिली मिस्टेक से बचना है। क्योंकि जब पेपर आसान होता है तो सिली मिस्टेक ज़्यादा होती है। तो आसान भी टफ ही है और टफ भी आसान ही है, आसान टफ एक ही होता है, बस सारा माइंडसेट का खेल है। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल लिखते हैं अपन। हाँ जी बॉस, तो क्या कहना चाहते हो? क्या चीज़ है ये? सर ये तो एक दुर्बल क्षार है, बहुत दुर्बल, बहुत घटिया क्षार है ये तो। हाँ घटिया तो है। अब इसका सॉल्ट बनाओ, कैसे बनाओगे? इसमें से OH निकाल दो, OH निकल गया इसमें से, Br आके जुड़ गया, ऐसे ये वाली चीज़ है। सर मेरा दोस्त तो पूरा सिलेबस 2-3 बार पढ़ चुका है, उसका तो ये हो गया, उसका तो वो हो गया। अबे कुछ नहीं करके आएगा वो एग्ज़ाम में, समझो बात को तुम। जो जितना ज़्यादा जल्दीबाजी में पेपर की प्रिपरेशन करते हैं उनके उतने ही सवाल गलत होते हैं। ये एग्ज़ाम का नेचर समझने में तुम्हें एक्चुअल में 5-10 साल लग जाएंगे अगर तुम ढंग से पेपर लगातार देते रहोगे तो। तुम्हारे सामने एक बंदा खड़ा है जो तुम्हें एक्सपीरियंस से बता रहा है कि इस पेपर का नेचर ऐसा है, उसको एक्सेप्ट करके उस बात को फॉलो करना है एग्ज़ाम के दिन। जस्ट अपना पेपर शांति से देना, जल्दीबाजी नहीं करनी। कोई बात नहीं, अगर नीट के पेपर में 720 में से 720 नहीं आया तो मेरे को एम्स नहीं मिलेगा, ये सोचते हैं बच्चे। अरे 720 में से 720 नहीं आया तो कोई बात नहीं, जितना किया उतना अच्छे से करो। क्या पता उस पेपर का लेवल ही टफ हो थोड़ा सा, क्या पता इस बार 720 में से 720 वाला क्राइटेरिया ना रहे, क्या पता आपको 600, पहले क्या है ना 550 नंबर के ऊपर अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाता था पूरे इंडिया का। मान लो एनटीए को लगा कि नहीं ये चीज़ वापस करनी है और इस बार नीट का पेपर उन्होंने ऐसा बना दिया, तो तुम्हें लगेगा कि मेरे तो 500 नंबर ही आ रहे हैं। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि 500 नंबर ही आ रहे हैं पर पेपर का लेवल ऐसा है, तो 500 नंबर के हिसाब से तुम्हें आराम से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तुम्हें क्या चाहिए, जीएमसी चाहिए ना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए ना, मिल जाएगा आराम से, कोई बात नहीं। और जेई का बच्चा हो चाहे नीट का बच्चा, उसके अंदर एक चीज़ तो होनी चाहिए कि हम जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं कहीं ना कहीं उसकी प्रिपरेशन हमने बहुत कम समय में की है। 10 महीने किसको बोलते हैं? मई से सिलेबस स्टार्ट किया था तुमने, 10 महीने में तुमने इतना कर लिया, इतने चैप्टर्स पढ़ लिए, इतने अच्छे न्यूमेरिकल्स कर लिए, कैप्सूल बुक तुमने सॉल्व कर ली, बस ज़िंदगी में तुम कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लोगे। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ डायलॉग मारने के लिए, ये हकीकत है। तो तुम्हें आता ही है, चीज़ें के बारे में समझ है, तुम्हें प्रैक्टिकल रियलिटी पता है कि आयनिक इक्विलिब्रियम को 3 दिन लगने तो लगने हैं, इसको हम एक दिन में नहीं पढ़ सकते, ये रियलिटी है। चलिए साहब, अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा? दिमाग में लगाओ फॉर्मूला खुद, मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फॉर्मूला खुद सोचो क्या होगा। यहाँ क्या था फॉर्मूला? PKA प्लस लॉग S/A। जस्ट थिंक कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, जस्ट थिंक। सर PKA की जगह PK भी आ जाएगा, पहली बात तो बिल्कुल सही, प्लस सर वो लॉग आएगा और ऊपर यहाँ पे S था और अपॉन A था, यहाँ पे S/B हो जाएगा। बस 99% केस में यही होता है। प्रियांशु बोलने से मैंने मार्च से स्टार्ट की थी, करनी पड़ेगी, बायोलॉजी थोड़ी भारी चीज़ है। तुम तो रटो बैठ के बस धमाधम, कुछ मत करो अब।
बायोलॉजी के अंदर तुम्हें फोड़ के आना है। फिजिक्स केमिस्ट्री तुम्हारी आसानी होगी। फिजिक्स केमिस्ट्री के दिन तो तुम मुझे बहुत याद करोगे। सबसे ज़्यादा दुआएं देने वाले बच्चे हो गए तुम मेरे जीवन में। नीट वालों की बात कर रहा हूँ। जेई वाले नहीं देते दुआएं, जेई वालों से नहीं होते पेपर, क्योंकि जेई का पेपर के लिए प्रैक्टिस मांगता है। चलिए साहब, ठीक है। हाँ, ये हेंडरसन इक्वेशन है ना, दिस इज हेंडरसन इक्वेशन। चलो एक और बात छोटी सी, वही सेम कैप्सूल, स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या नहीं बनाते हैं बताओ? स्ट्रॉन्ग बेस बफर नहीं बनाते, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बनाते, स्ट्रॉन्ग बेस बफर नहीं बनाते हैं। आप कुछ ही कर लो, ये बफर नहीं बनाएंगे। तो कहीं पे स्ट्रॉन्ग बेस दिख जाए, जैसे NaOH टाइप की कुछ चीज़ दिख जाए, तो बफर नहीं बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल NaOH NaBr का कॉम्बिनेशन मिल जाए आपको, एग्जांपल दे दूं, जैसे NaOH है, प्रबल क्षार है, OH निकला, Na+ बना, Br जुड़ गया उसमें मान लो फॉर एग्जांपल, तो ये नहीं बनाएगा बफर। जैसे KOH KBr है, ये बेटा नहीं बनाएंगे बफर, नहीं बनाएंगे बफर, they will not form the buffer. Okay. एक सवाल करें, अच्छा सवाल दूं जिसमें मोल्स भी काम आएगा, बफर भी काम आएगा, ऐसा कुछ देता हूँ ना। लेट्स सी, PY को लेने की कोशिश करते हैं। चलो लिखो, कितने बच्चों ने कैप्सूल बुक सॉल्व करी है इस चैप्टर की, केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम की? नीट वालों की थोड़ी सी डिले है, मैं जानता हूँ, नीट वालों के लिए थोड़ी दिक्कत हो, बाकी जे वालों ने कर ली? ओके, हो रही है, बन रहे सवाल थोड़े थोड़े, ठीक है। लिखो, CH3COH एवं CH3COONA एक मोल दोनों एक लीटर विलियन में उपस्थित हैं। 1 लीटर विलियन में उपस्थित हैं एवं pH 5 है। फर्स्ट, CH3COH का Ka क्या है, Ka ज्ञात करें। सेकंड, यदि 0.2 मोल HCl जोड़ दिया जाए, यदि बाहर से 0.2 मोल HCl जोड़ दिया जाए तो pH ज्ञात करें। pH कितना होगा, ठीक है, जस्ट वेट। बायो वाले बच्चों को नीट की ट्रैकिंग आईडी मिल गई है CV3 की? हेलो, ट्रैकिंग आईडी मिल गई प्रियांशु? ट्रैकिंग आईडी मिल गई आपको? हाँ आई थी बट शो नहीं कर रही है वो, मतलब कुछ कि कहाँ पहुंची है। ठीक है, तो वो फिर उनका पोस्ट ऑफिस तो कर देंगे 1-2 दिन में, ठीक।
और ट्रैकिंग आईडी किसको मिल गई है? अदिति, ट्रैकिंग आईडी मिल गई आपको? आपको नहीं मिली। आप टीम को कॉल करेंगे आज अभी क्लास के बाद में, है ना, और ट्रैकिंग आईडी लेंगे अपनी, ठीक है? हाँ, तो आज टीम को कॉल करना नीट वाले सारे को, कि यहाँ से सबकी डिस्पैच हो गई है नीट की, तो एक बार टीम को कॉल करके ट्रैकिंग आईडी ले लेना, उसको ट्रैक करते रहना, क्योंकि अभी पोस्ट ऑफिस का थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। अगर आप ट्रैक नहीं करोगे तो वो रिटर्न कर देते हैं, है ना, तो इसको देख लेना एक बार। हाँ जी बच्चों, कला हो गया सवाल? क्या स्थिति है? आराम से देखिए। करें काम? करते हैं, चलो देखो कैसे होगा। CH3 COH CH3 ON। पहली बात तो ये कौन सा बफर बनेगा? सर ये वीक एसिड है और उसका संयुग्मी सॉल्ट है, ठीक है, तो एसिड है तो ये एसिडिक बफर बनेगा, ठीक है। अगर ये एसिडिक बफर बनेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? फॉर्मूला होगा इसके पीएच का। फॉर्मूला हमेशा सिस्टमेटिकली याद करना है। एसिड है तो pKa आएगा, सिंपल, प्लस log S/A। चलिए देखते हैं। उन्होंने कहा दोनों के बराबर मोल हैं, इसके मोल अगर A है तो इसका मोल भी A ही हो गया फिर तो, और 1 मोल दे रखा है दोनों का। अरे ठीक है, 1 मोल दे रखा है, खत्म, तो 1 हो गया। क्या सर हम मोल को यूज कर सकते हैं? हमें तो यहाँ पे सांद्रता लिखनी चाहिए ना, तो सांद्रता तो होती है मोल डिवाइड बाय आयतन, पर दोनों एक ही विलयन में तो उपस्थित हैं। अगर दोनों एक ही विलयन में उपस्थित, तो दोनों का आयतन तो वही हुआ ना, सेम दोनों के लिए, तो आयतन सेम हो जाता है ऐसे केस में। फिर आप लिख सकते हैं, मोल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैल्यू पुट करते हैं। पीएच कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। पीके अपन को निकालना है, नहीं निकालना, के निकालना है, ठीक है, प्लस log A/A हो जाएगा, या 1/1 हो जाएगा। log 1 0 होता है, ये चीज़ 0 हो जाएगी। तो pK बराबर आ गया 5। अब इतनी समझदारी तो हमारे अंदर होनी चाहिए कि pK अगर 5 है तो K 10 की घात -5 होगा। बुद्धि का प्रयोग बहुत जरूरी है जीवन में। H+ आयन की सांद्रता 10 की घात -pH होती है। ऐसे ही आप बोल सकते हो कि जो K होता है वो 10 की घात -pK होता है। अदरवाइज दोनों तरफ लॉग लो, दोनों तरफ लॉग लेके सॉल्व करो, फिर वही है तरीका। डेफिनेशन लिखो pK की, फिर उसको करो, बहुत पता बच्ची, सिंपल दैट। चलिए, तो ये एक पार्ट तो हो गया। दूसरे पार्ट पे आते हैं। यदि बाहर से 0.2 मोल HCl डाल दिया, ऐसा करता है कोई? HCl डाल दिया बाहर से, तो HCl डालते ही क्या होगा? रिएक्शन होगी। कौन करेगा HCl से रिएक्शन? HCl डालते ही रिएक्शन होगी। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, कौन करेगा? फर्स्ट रिएक्शन करेगा, सेकंड रिएक्शन करेगा? बोलो। सेकंड रिएक्शन करेगा। एसिड एसिड से रिएक्शन करते देखा तुमने कभी? ये रिएक्शन करेगा HCl से। चलो करवाते हैं। HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? CH3COOH प्लस NaCl। अच्छा, अब क्या हुआ? ये कितना था? 1 मोल। ये कितना था? 0.2। इसके 1 मोल को इससे पूरा रिएक्ट करना है तो HCl 1 मोल होना चाहिए, पर HCl कितना है यहां से आपको समझना पड़ेगा। तो यहां से थोड़ा मेरी तरफ देख लो, यहां पे मोल कंसेप्ट भी लगेगा बेटा, इसलिए ध्यान देंगे। CH3COOH से HCl अगर पूरी तरह से रिएक्ट करना चाहता है, दोनों बराबर होने चाहिए। अब यहाँ पे कम कौन है? HCl कम है, तो HCl पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, और ये कितना खत्म हो जाएगा? 1 में से 0.2 गया तो ये कितना खत्म हो जाएगा? 0.8 बचेगा, सॉरी। तो अगर ये 0.2 खत्म हुआ तो ये 0.2 बन जाएगा। NaCl को मारो गोली, उससे क्या मतलब? लिमिटिंग रिएजेंट वाले टॉपिक याद हैं? क्लियर हो गया? हाथों पर कर दो, पक्का? अदिति क्लियर है? नहीं है क्लियर? लग ही रहा था शक्ल से, कोई बात नहीं। चलो देखो, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब समझते हैं। यहां तक क्लियर हुआ कि अगर अपन HCl को ऐड करेंगे तो HCl से ये भाई साहब रिएक्शन करेंगे, मतलब CH3COOH HCl से रिएक्शन करेगा और CH3COH और NaCl बनाएगा, ठीक है। CH3COOH कितना है अपने पास? 1 मोल है, लिख दिया मैंने। HCl कितना मिलाया तुमने? 0.2 मोल मिलाया। अब एक बात बताओ, रस समीकरण में तो याद करो, 1 मोल इसके खत्म होने के लिए इसका 1 मोल चाहिए। HCl तो हमारे पास 1 मोल है नहीं, तो जो HCl है वो अभी क्रिया कर लेगा और पूरा खत्म हो जाएगा। तो HCl थोड़ी देर में 0.2 से कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर HCl 0.2 खत्म हुआ है तो जितना HCl खत्म होगा उतना यही खत्म होगा। ये लिमिटिंग एजेंट है अपने लिए, सीमांत अभिकर्मक।
ये खत्म होगा, कितना खत्म होगा, ये 0.2 ही खत्म होगा, 0.8 बचेगा, 0.8 बचेगा। कितना खत्म हुआ, 0.2। अब ये जितना खत्म होगा उतना ये बनेगा, उतना ही ये बनेगा। तो ये 0.2 खत्म हुआ तो ये 0.2 बनेगा, ये 0.2 बनेगा। शुरुआत में ये जो भी था इसकी जो भी वैल्यू थी, ये रिएक्शन होने के बाद की बात कर रहे हैं अपन, है ना, ये हो जाएगी। ओके, कहानी खत्म नहीं हुई, शुरू हुई है। अब मुझे ये बताओ कि आपका जो सॉल्ट है वो कितना बचा, सॉल्ट के मोल कितने बचे। सर पहले सॉल्ट 1 था, अब बचा 0.8, ठीक है। आपका उसमें क्या लगता है, एसिड, एसिड कितना बचा, एसिड कितना है। सर एसिड पहले था 1 मोल, अभी और बन गया यहाँ पे 0.2 मोल, तो एसिड कितना हो गया, 1 + 0.2, 1.2 मोल एसिड हो गया। एसिड बन गया ना, एसिड यहाँ पे थोड़ा सा बन गया ना, ये वाली चीज है। हाँ हर्ष बोलो फटाफट। कहाँ आया, 5.18। वापस देखो, कैलकुलेशन मिस्टेक की तुमने कोई ना कोई। हाँ जी, चलिए देखें अब क्या होगा। अब नया वाला पीएच निकालने के लिए बोला है उसने, तो नया वाला पीएच निकालते हैं। तो नया वाला पीएच होगा pKa + log S/A। pKa कितना है, 5 है, प्लस log S/A, S कितना है, सॉल्ट कितना है, 0.8 अपॉन 12, ये हो जाएगा 1.2, सॉरी पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ये हो गया pH बराबर 5 + log, ये हो जाएगा 2/3, तो ये हो जाएगा 5 + log 2 - log 3। log 2 की वैल्यू रखो, log 3 की वैल्यू को कैलकुलेट करो फटाफट। सॉल्व कर लेना कितना आ रहा है। चलिए साहब, जेई का एक PYQ कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन बफर विलियन बन सकता है। चार ऑप्शन है आपके पास, HNO3 + NaNO3, एक और सवाल इसमें है NaOH + KOH, अगला है CH3COH + NaOH, और अगला है बेटा BaCl2 + BaOH होल ट्वाइस। बताओ, बेरियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, भूल जाओ। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, भूल जाओ। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, भूल जाओ। यही होगा आंसर। तीन गलत है, यही आंसर है, पर इसमें दिमाग में टेंशन हो रही है, छोटी सी कंफ्यूजन आ रहा है। कितनों को आ रहा है कंफ्यूजन, यही आ रहा होगा कि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, बफर कैसे बन गया। बन सकता है, बन सकता है। डॉक्टर बनना चाहते हो ना, बन सकते हो, पढ़ना पड़ेगा, यही तो है। बन सकता है, पॉसिबिलिटी है क्या,
हाँ है, तुम्हारे पास साइंस है, बायो है, तुम एग्ज़ाम दे सकते हो नीट का, ठीक है। यहाँ जेई वाले बच्चे मैथ्स है इनके पास, जेई का एग्ज़ाम दे सकते हैं ये। और ये जोक्स को सीरियसली नहीं ले रहे, आज ये हंस नहीं रहे क्योंकि इनका पेपर है 10 दिन बाद, अदरवाइज हंसना तो ये भी चाहते हैं, है ना, ये पॉइंट है। तो हाँ, यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है, ये आपस में कुछ कर नहीं सकते, ये आपस में कुछ कर नहीं सकते, ये आपस में कुछ कर नहीं सकते, पर ये आपस में कुछ कर सकते हैं क्या, देखो। अगर इसलिए जेई सवाल इतने आसान भी नहीं पूछता, CH3 COH और NaOH चाहें तो आपस में क्रिया कर सकते हैं और बना सकते हैं CH3 COO Na और H2O, अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल। अगर इसमें मैं इसको सीमांत अभिकर्मक बना दूं, इसको लिमिटिंग रिएजेंट बना दूं, तो क्या होगा, ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा। फिर विलियन में केवल 2 लोग बचेंगे, एक ये और एक ये। अब ये 2 लोग कौन है, एक वीक एसिड और उसका सॉल्ट। हाँ, ये बफर बन सकता है, बस इसमें एक कंडीशन है कि NaOH किसमें होना चाहिए, कम होना चाहिए क्वांटिटी में, ताकि क्या हो सके, वो पूरा समाप्त हो जाए। वो पूरा समाप्त हो जाएगा तो फिर बफर बन सकता है। वेरी गुड क्वेश्चन। परंतु एक बात का ध्यान रखना, सर ये संभावना है, हम बाकी समय भी सोच सकते हैं, सोच लो ना, इसमें कोई चांस ही नहीं बेटा, आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है, इसमें आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है, आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। जब आपका दिमाग चलना शुरू होगा तो सबसे पहले वो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड देख करके कैंसिल करना शुरू करेगा। आपने ऐसे तो चारों कैंसिल हो जाएंगे, पर फिर ये चेक करना है कि क्या दोनों आपस में क्रिया करके गुंजाइश है क्या, तो इनमें नहीं है, इनमें नहीं है, इनमें नहीं है, इसमें है। तो ऐसे अगली बार सोचें, इसलिए मैंने ये PYQ लिया है, ये जेई 2020 का PYQ है और नीट वाले बच्चों के काम आ सकता है, क्योंकि वो लोगों को पेपर बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करते कभी कभी, तो पुराना कोई क्वेश्चन उठाएंगे, जेई का दे देंगे आपको, ठीक है, तो आप टिक कर आना। पर ऐसा नहीं हो सकता ये ऑप्शन उन्होंने सी की जगह 1 पे रख रखा हो, तो आप तो सी याद करके गए थे। ऐसा नहीं है, ढूंढ के करना पड़ेगा ना। चलो, बायो वाले जल्दी में होते हैं थोड़े, इसलिए मजाक नहीं कर रहा हूँ, उनका मजाक नहीं उठा रहा हूँ, सच में जल्दी में होते हैं, उनको 1 मिनट में एक सवाल करना होता है, तो वो सच में जल्दी में होते हैं। और जेई वाले जेई के बच्चे को 2 मिनट कुछ सेकंड मिलते हैं एक सवाल को करने के लिए, तो नीट वाला बच्चा सच में थोड़ा जल्दी सवाल करने की प्रैक्टिस करे। चलिए, एक सवाल और कीजिए। हाँ, कोई PYQ ढूंढते हैं। एक मोलर NH4OH 1 लीटर प्लस 1 लीटर ऑफ 0.5 मोलर HCl, इनको आपस में मिक्स किया, आपको pH बताना है विलियन का, मिक्स करने के बाद जो pH आएगा वो बताना है, और Kb आपको दे रखा है 2 × 10⁻⁵। Kb किसका दे रखा है, NH4OH का दे रखा है। चलिए, अब सोचते कैसे हैं मेरे लिए वो मैटर करता है, सवाल सही गलत अपनी जगह पे है। सबसे पहले तो इनके आपस में रिएक्शन करवाएं, फिर दोनों के मोल चेक करें, फिर दोनों का लिमिटिंग एजेंट चेक करें, फिर जो बचेगा उसके हिसाब से डिसाइड करें बफर बन रहा है क्या, फिर बफर बन रहा है तो फॉर्मूला लगाएं, ऐसा है। चलिए कोई बात नहीं, देखो कैसे करेंगे, होता है तो ठीक है, नहीं तो सीखना है, जीवन सीखने के लिए बना है बेटा। NH4OH और HCl की आपस में क्रिया करवा दीजिए, क्या बनेगा बेटा, NH4Cl बनेगा, साथ में आपका वाटर बन जाएगा। मुझे क्या पता बफर बनेगा नहीं बनेगा,
मैं डायरेक्ट मना थोड़ी कर सकता हूँ। हालांकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड बफर नहीं बनाते, मुझे ये बात पता है। पर हो सकता है ऐसा कोई केस हो रहा हो कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो गायब ही हो जाए पूरा, तो जो बचेगा वो बचेगा बेस और बेस का सॉल्ट, तो बन सकता है बफर। मैंने इस एग्जाम्पल के बाद ही ये क्वेश्चन क्यों लिया, रीजन है उसके पीछे। आपकी क्लास को प्लान करने में टाइम लगता है, ऐसे ही नहीं होता है कि बस आज मन कर रहा है मुंह उठा के आगे क्लास ले ली, ऐसे नहीं होता। आपकी क्लास प्लान करने में टाइम लगता है, सिस्टमेटिकली क्वेश्चंस को अरेंज करना पड़ता है, टॉपिक्स को अरेंज करना पड़ता है, दिमाग में बिठाना पड़ता है कि कैसे पढ़ाना है। तो उसका एडवांटेज लिया करो, उसको बहुत अच्छे से रिसेप्टिव होकर सीखा करो। चलो बेटा चेक करते हैं NH4OH के मोल कैसे आएंगे। NH4OH के मोल आएंगे मोलरता इंटू आयतन। अरे मोल क्या होते हैं, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, दोनों इनको मिक्स किया है आपस में, तो मोल तो पता चलते हैं ना आपको। मोलरता इंटू आयतन, मोल हो जाएंगे 1, इसका 1 मोल है। मोलरता इंटू आयतन 0.5 मोल है इसके। बस यहाँ आ गया मजा। 1 मोल NH4OH को अभिक्रिया करने के लिए 1 HCl चाहिए। HCl की मात्रा तो कम है, इसका मतलब HCl इस रिएक्शन में क्या हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट। HCl इस रिएक्शन में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर HCl इस रिएक्शन में खत्म हो गया तो 0.5 मोल से हो जाएगा 0। अगर ये 0.5 खर्च होगा तो ये भी 0.5 ही खर्च होगा, तो इसके मोल्स कितने बचे, 0.5 मोल। अगर ये 0.5 खर्च हुआ तो ये 0.5 बनेगा और ये भी 0.5 बनेगा। पानी से हमें कोई मतलब नहीं है, NH4Cl बन रहा है 0.5, ये इसके मोल हो गए। अब बताओ बफर बना, और बना तो कौन सा बना, NH4OH है, साथ में NH4Cl है। जैसा मैं देख पा रहा हूं वैसा ही शायद तुम देख पा रहे हो कि यहां पर जो बफर बना है वो बेसिक बफर बना है, वीक बेस और वीक बेस का सॉल्ट। बेसिक बफर के लिए पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, PKB प्लस log S/B। PKB कितना है, PKB इसका लॉग लेना पड़ेगा आपको, नेगेटिव लॉग लेना पड़ेगा इसका। तो KB इतना है तो PKB कितना होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ KB होगा। चलो कर लेते हैं। तो माइनस का 5 आके प्लस का 5 हो जाता है। अब तुम्हें को आपको याद हो जाना चाहिए कि कैसे करना है। 5 माइनस log 2 हो जाएगा ये, प्लस log S माइनस log B, डायरेक्ट ही कर देता हूँ ना ऐसे, क्या दिक्कत है। तो 5 माइनस 0.3 प्लस log S, 5 नहीं है ये, S कितना है, नहीं ऐसे नहीं करते, अच्छा नहीं लग रहा, पूरा लिखते हैं पहले। log S कितना है, बराबर तो है दोनों, बराबर तो है दोनों, क्या दिक्कत है, एग्जैक्टली सेम, कोई लोड ही नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 डिवाइड बाय 0.5, लॉग हो जाएगा 0। 4.7 आपका आंसर हो गया। जस्टिफाई कर रहे हैं इस आंसर को, कर सकते हैं। NH4OH जो वीक होता है उसका हाइड्रोलाइसिस होता है, तो NH हाँ कर सकते हैं, रहने दो, इतना डीप में नहीं जाते हैं। ठीक है, डन, क्लियर, कर लोगे। बोलो, एक गलती हो गई यार अपन से, ये तो POH आया है। अब ठीक है, तो POH है। pH निकालना पड़ेगा, पूछा था क्या, pH पूछा था, ठीक है। 14 माइनस POH कर लेना, ठीक है। ओके डन। अश्विन कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलिए बेटा। बोलो बोलो, कहाँ गया अश्विन, हाँ अनम्यूट करो खुद को, बोलो। सर कह रहा हूँ POH 4.7 कैसे आ सकता है, एसिडिक करेक्टर बिहेवियर होगा ना उसका तो। बेटा रिवाइज करके नहीं आए हो। pH 7 से बड़ा बेसिक,
यस सर, यस समझ गए। हाँ, एस से कम तो HCl। तो मुझे पता कैसे चला कि यहाँ पे पीओएच आएगा? ऐसे पता चला कि पीएच 4.7 आ रहा है, बेसिक बफर का कैसे हो सकता है? तो पीएच 7 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए दिमाग में ये चीज़ आई थी और इसलिए चेक किया गया उसको वापस। तो एग्जाम में कभी गलती कर भी दोगे तो लास्ट में आंसर कुछ आएगा तो उसे दिमाग लगा के आप वापस अपनी गलती को सुधार भी सकते हो। ठीक है, यस सर। ठीक है बेटा, म्यूट कर लो। तो बधाई हो आपको, बफर समाप्त हुआ। अगला टॉपिक शुरू करें। हेडिंग लगाएं टाइट्रेशन। टाइट्रेशन यार, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कभी पाला नहीं पड़ा इसकी हिंदी से, हमेशा टाइट्रेशन से ही पढ़ाया है इसको। पता है किसी को हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? नहीं पता? तुम सच में यार बोर्ड का सब कुछ भूल चुके हो। प्रैक्टिकल में जाते थे, वो ब्यूरेट होती थी एक लंबी सी, उसमें से अपन ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते थे, फिर कलर आता था। अच्छा, लैब में ही नहीं गए? गए लैब में? भूल गए? बधाई हो भाई साहब, बधाई हो। ठीक है, इसकी हिंदी अगली क्लास में बता दूंगा मैं, खुद ढूंढ लेना अपने हिसाब से। होता क्या है, एक फ्लास्क होता है, उसमें एक सर्टेन केमिकल भरा हुआ होता है। ठीक है, एक सर्टेन केमिकल फ्लास्क में भरा हुआ होता है। जैसे मान लो HCl भरा हुआ है। एक ऐसी चौंच टाइप की छोटी सी थर्मामीटर टाइप की ट्यूब होती है, जिससे हम NaOH डालते रहते हैं। रिएक्शन होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। इसमें हम एक सूचक मिलाते हैं। सूचक जैसे कि मिथाइल ऑरेंज या फिनोल्फिन, नाम सुना है सूचक का? हाँ, 9th क्लास में पढ़ा था। तो फिनोल्फिन या फिर मिथाइल ऑरेंज, इस तरह का कोई सूचक मिला के रखते हैं। टाइट्रेशन होता रहता है, मतलब इसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं, इसको टाइट्रेशन बोलते हैं। मारो गोली, हमारे को सवाल करना है। तो कंसेप्ट समझो क्या है। अगर NaOH HCl से रिएक्शन करे तो क्या बनेगा बेटा? ये तो आता है NaCl प्लस H2O। क्या इनमें से कोई भी कलर दे सकता है क्या? कोई भी इनमें से कलर दे सकता है क्या? कलर, रंग। NaOH वाइट कलर का होता है सॉल्यूशन में। HCl गैस होती है, पानी में घोल दोगे वाइट कलर की होती है। ये तुम घर में रोज पीते हो पानी में डाल के, ये तुम्हारे घर में सब्जी में डलता ही है। तो क्या इसको डालती सब्जी लाल रंग की हो जाती है? नहीं। तो इसका मतलब ना इसका कोई रंग है, नमक है ना ये, ना इसका कोई रंग है, ना इसका कोई रंग है, ना इसका कोई रंग है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन पूरी हो गई? अनुमापन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये एक बच्चे के कहने पे लिख रहा हूं मैं, अनुमापन है ना, इसकी सच्चाई का मुझसे कोई संबंध नहीं है, तुम्हारे बोलने पे लिखा है मैंने इसको। क्वेश्चन मार्क बना के छोड़ देता हूँ। चलो, तो यहाँ हमें पता ही नहीं चलेगा रिएक्शन हुई है, क्योंकि आपस में रिएक्शन कर करा लेंगे ये, तो हमें पता ही नहीं चलेगा रिएक्शन कब हुई। जैसे मान लो आपने 1 मोल लिया NaOH, तो 1 मोल NaOH से अभिक्रिया करने के लिए HCl कितना चाहिए? 1 मोल चाहिए, बराबर हो जाएगा, पानी बन जाएगा, बात खत्म। एक विलियन के अंदर HCl पड़ा हुआ है, मैं ऊपर से NaOH ऐड कर रहा हूँ। 1 मोल HCl है मेरे पास। 1 मोल HCl को घोलने के लिए इतना पानी चाहिए, सब ले रखा है मैंने। तो 1 मोल HCl विलियन है मेरे पास, मैं डाल रहा हूँ ऊपर से इसके अंदर से बढ़िया से HCl, या उल्टा मान लो नीचे HCl है, ऊपर अपन NaOH मिला रहे हैं, मिलाए जा रहे हैं। इसके 1 मोल, इसका भी 1 मोल आ गया, रिएक्शन हो गई। पर हमें क्या पता रिएक्शन हुई? हम तो और मिलाए जा रहे हैं, और ऐड किए जा रहे हैं। भाई साहब बैठे रहो, कितने ऐड कर लो, उसमें कलर तो वाइट ही रहेगा। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, इसके अंदर सूचक ऐड करना पड़ता है। एक सूचक होता है मिथाइल ऑरेंज, जिसको MEOH कहते हैं। दूसरा होता है फिनोल्फिन, HPH। अब मैं ज्यादा इसके बारे में बात नहीं कर रहा, तुम नेट पे सर्च करके आराम से इनके फॉर्मूला स्ट्रक्चर सब देखते रहना बैठे बैठे, ठीक है ना, नाम भी देख लेना। फिनोल्फिन बोलते हैं इसको और मिथाइल ऑरेंज बोलते हैं इसको। इन दोनों को ऐड कर देते हैं। उससे क्या होता है, जब तक विलियन में एसिड है, ये एसिड के साथ अपना एक रंग देते हैं, क्षार के साथ अपना एक रंग देते हैं। तो मान लो आपने एसिड में इसको मिला दिया, तो ये जो अपना रंग दे रहे हैं वो एसिड के साथ दे रहे हैं। अब आप ऊपर से बेस ऐड करते जा रहे हो,
एक ड्रॉप डाला, 2 ड्रॉप डाला, 3 ड्रॉप डाला, 4 ड्रॉप डाला, 5 ड्रॉप डाला, धीरे 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 बेस ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है। जब एसिड बेस आपस में रिएक्शन करके पूरे खत्म हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एकदम न्यूट्रलाइज। अगली ड्रॉप जैसे ही पड़ेगी बेस क्षार की, वैसे ये किसका रंग दिखाना लग जाएंगे, क्षार का, और हमें पता चल जाएगा कि इनकी आपस में रिएक्शन हो गई। दैट्स इट। ऐसे हम रिएक्शन का पता लगा लेते हैं। गॉट इट? लिख लो, डायग्राम वायग्राम बना लो। ये एक दुर्बल कार्बनिक क्षार है, मतलब ये वीक ऑर्गेनिक बेस है, नहीं ये क्षार हुआ ना, सॉरी, ये वीक कार्बनिक अम्ल है दुर्बल, और ये दुर्बल कार्बनिक क्षार है, वीक कार्बोनिक एसिड वीक कार्बोनिक बेस।